Students, today we will discuss about the second lecture of chemical equilibrium. Second lecture chemical equilibrium में हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड Kp और Kc के बीच में रिलेशनशिप. ओके, देन स्टार्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका पता आपको होना चाहिए. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ये लॉ क्या स्टेट करता है. देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट rate of chemical reaction is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. देखो, प्रोडक्ट ऑफ द molar concentration of reacting species with each concentration raised to power their stoichiometric coefficient. ठीक है, stoichiometric coefficient. ओके, ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की. आपने बच्चों देखो कैसे याद करना है. लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब सिंपल से सिंपल करके मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाता हूं. देखो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होता है, अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि इट इज द सिंपल. देखो, आप +2 में जाके पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि रिएक्शन जो कितना फास्ट हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चीज को क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन. या सिंपल देखो, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उस चीज को क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. किसी भी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा, देखो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारे पास, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज. रिएक्टिंग स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन की क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अब देखो, इसको ही मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं. लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन. लेट अस कंसीडर a reversible reaction. कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिया हमने, AA plus BB, this gives CC plus DD. ऐसी कर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये रिएक्शन देखो फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास. इसको क्या कहेंगे हम, ऊपर वाला ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो है, ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का एरो है. तो इसमें हम देखो रेट जो होगी, हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, यहां पे दिस कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द रिएक्टिंग स्पीसीज. कैपिटल A और कैपिटल B क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज है दोनों. ये स्मॉल a और ये स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d जो है, these are the stoichiometric coefficient. क्या कहते हैं इनको, these are stoichiometric coefficient. और ये stoichiometric coefficient जो होते हैं
ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं ये आते कैसे हैं, देखो आफ्टर किसी केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं, आफ्टर बैलेंसिंग जो कांस्टेंट आते हैं इनको क्या कहेंगे हम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कौन से होते हैं ये, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए बी सी डी। मतलब देखो मैं यदि ऐसे करके लिखता हूं, फॉर एग्जांपल देखो N2 प्लस ये H2 लिख दिया मैंने, और यहां से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है NH3। ओके, तो यहां पे इसको देखो ये करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमने देखो मैंने क्या किया, 3 और ये 2 लगा दिया तो बैलेंसिंग हो गई इसकी। तो ये 3 2 जो आ गए हमारे पास, यहां पे क्या है, वन ऑलरेडी कांस्टेंट है, these are called stoichiometric coefficient। मतलब आफ्टर बैलेंसिंग जो कांस्टेंट आते हैं किसी इक्वेशंस में उनको क्या कहेंगे हम, stoichiometric coefficient। ओके, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहां पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास, ए मोलर कंसंट्रेशन। अब यहां पे देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या शो करता है, ये एक्टिव मास भी शो करता है किसी रिएक्टिंग स्पीसीज का एक्टिव मास, और यही चीज हमारे पास क्या है, इसी को क्या बोलेंगे हम, मोलर कंसंट्रेशन। ये एक ही चीज है, मोलर कंसंट्रेशन। ओके, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट देखो इसको हम पढ़ेंगे कैसे अब, कि स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या बोला, मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, ये प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ए और बी। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, V। ओके, देन देखो इसके आगे डेफिनेशन, यहां तक आपको क्लियर हो गई कि ईच कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ए के आगे क्या है, स्मॉल a है, तो रेज़ टू पावर स्मॉल a। b के आगे क्या है हमारे पास, स्मॉल b है, रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में यदि लिखूं, Rf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, देखो a या इक्वल टू, ये ऐसे करके a रेज़ पावर a और v रेज़ पावर v। ठीक है, ये जो आ जाता है हमारे पास, देखो दिस इज द लॉ ऑफ मास सेक्शन। मैंने क्या बोला, दिस लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज with respect to each concentration raised to power their stoichiometric coefficient A और B आ जाते हैं। This is the law of mass section। यदि आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन आए तो लॉ ऑफ मास सेक्शन में आपने इतना करके लिखना है। ओके, अब देखो यदि हम प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो यहां से Rf इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, Kf A रेज़ पावर A और V रेज़ पावर क्या आ जाएगा, V। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास, देखो रेट Kf जो है दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको यहां से कभी कभी ये क्वेश्चन भी बना देते हैं, देखो ड्राइव लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम by using law of mass section, law of mass section। ओके, ऐसे करके आ जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो लेट अस कंसीडर, वैसे ही जैसे हमने किया हुआ था, लेट अस कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन लिया, देखो AA BB, दिस गिव्स द CC प्लस DB। ऐसे करके आ गया हमारे पास।
तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ मास सेक्शन से। यहां जैसे आप लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, a रेज़ पावर a और v रेज़ पावर क्या आ जाएगा b, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ पावर a b रेज़ पावर b, और rf जो है इज इक्वल टू किसके इक्वल बताया था, अभी किया था हमने, kf a रेज़ पावर a और b रेज़ पावर b आ जाता है। ओके, इसके बाद देखिए एज सिमिलरली क्या आ जाता है, देखो हमारे पास सिमिलरली लॉ ऑफ मास सेक्शन के थ्रू ही RV जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहां पे लिख लेते हैं, देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये चीज हमारे पास रिएक्टेंट होगी और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एरो ऐसे करके लगा हुआ, देखो ये ऐसे। ओके, तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहां से क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ पावर C D रेज़ पावर D आ जाता है, और ये RV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C रेज़ पावर C और D रेज़ पावर D, एंड सो देखो RV इज इक्वल टू KB, ओके, KB C रेज़ पावर C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D। हियर C D जो है ये क्या है हमारे पास, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d सभी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे आपने क्या लिखना है, देखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है, देखो यहां पे करना आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पीछे किया हमने इक्विलिब्रियम में, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस। ओके, तो मतलब क्या है, यहां पे RF इज इक्वल टू RB आ जाएगा, RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RB रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। RF की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, KF into A रेज़ पावर A और V रेज़ पावर B इज इक्वल टू KB A रेज़ पावर क्या आ जाएगा, सॉरी KB C रेज़ पावर C और D रेज़ पावर क्या आ जाता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास, देखो KF इज इक्वल टू A रेज़ पावर A, B रेज़ पावर B और KB C रेज़ पावर C, D रेज़ पावर D आ जाता है। ठीक है, तो ये अब देखो KF डिवाइडेड बाय KB मैं यहां पे ले रहा हूं, देखो KB क्या है, यहां जैसे लिख सकते हैं आप, देखो हियर KF एंड KB आर रेट कांस्टेंट, क्या जाते हैं ये, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, ये KF और KB ये हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो KF डिवाइडेड बाय KB यदि हम करेंगे तो यहां से क्या आ जाता है, ये C रेज़ पावर C, D रेज़ पावर D डिवाइडेड बाय A रेज़ पावर A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर A और B रेज़ पावर B, दिस। ओके, अब देखो KF और KB, KF भी कांस्टेंट है, KB भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो KF डिवाइडेड बाय KB को कॉमनली हम क्या लिख देते हैं, KC, क्या लिख देंगे, KC लिख देते हैं। ओके, तो हियर देखो KF डिवाइडेड बाय
देखो हियर के सी या के एफ डिवाइडेड बाई के बी किसके इक्वल आ जाता है, के सी के। यहां पे आपने लिख सकते हैं, देखो के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू के सी। तो अब देखो के एफ डिवाइडेड बाई के सी, के बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, के सी के इक्वल आ गया। तो यहां जैसे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, देखो अलग से कॉलम बना के, यहां पे लिखना आपने, देखो के एफ डिवाइडेड बाई के बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, के सी, सी रेज पावर सी डी रेज पावर डी और डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए और बी रेज टू पावर बी आ जाता है। ओके, देन यहां से Kc हियर Kc इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kf डिवाइडेड बाई ये Kc आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास देखो यहां से ही आपकी ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन टाइप में बन जाती है, या आपको बोलेंगे व्हाट इज द, या डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बन जाती है। अब Kc देखो, इसको हम Kc को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, देखो ऐसे करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने यदि इसको डिफाइन करना है, ये यहां से आ गया ना समझ आपको, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू दिस, इसको आपने रिवाइंड करके देख लेना है, समझना है, ठीक है, इजी है वैसे ये। तो अब देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का ही हमारे पास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में ही ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम, यहां पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये लिख लेते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछ देंगे तो वही लिख देंगे आपको, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो द रेशो किसका, ये देखो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, रेशो, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of product, molar concentration of product, ये देखो ये लाइन, इसका मतलब क्या है, रेशो, द रेशो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, देखो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ये सी और डी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो हमने लिखा था अभी, of the product to the क्या जाता है, देखो किसके, the ratio of the product of the molar concentration of the product to the product of the molar concentration of reactant, product of the molar concentration of reactant इज कांस्टेंट, ये जो रेशियो है पूरे का पूरा, ये क्या आ जाता है हमारे पास, कांस्टेंट। अच्छा, फिर यहां से एक और लाइन लिखनी है, देखो रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन रेज टू पावर, विद ईच कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देयर stoichiometric coefficient, ठीक है, is constant, क्या होता है ये, कांस्टेंट होता है, this constant is called, लंबी है थोड़ी सी डेफिनेशन बट इजी है, this constant is called equilibrium constant, क्या बोलते हैं इसको हम, equilibrium constant, this is the equilibrium constant,
ओके, ये आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन इजी है वैसे, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज ए कांस्टेंट या इज कांस्टेंट। ठीक है, ये पूरे का पूरा टर्म्स जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को क्या बोला हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो कभी कभी आपको ये रिएक्शंस आता है, इसके लिए केसी की वैल्यू लिखने के लिए आती है, इतना याद रखना है। अच्छा चलिए, ये गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो हमारे पास H2, दिस इज आल्सो ए गैसियस स्टेट, ये आ जाता है। अब यहाँ पे क्या बनता है, देखो हमारे पास NH3, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन 3H2 और ये 2। फॉर दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ Kc, Kc की वैल्यू क्या आएगी, कौन सी आएगी Kc की वैल्यू, यहां से देखो जो Kc आता है, Kc की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, Kc c रेज़ पावर c, यहां पे d नहीं है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, तो यहां से क्या आ जाएगा, NH3 मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिस 2 डिवाइडेड बाय N2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 गैसियस स्टेट में है, ओके, और H2 मोलर कंसंट्रेशन और रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाता है Kc की वैल्यू, ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में है, यस, ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन, जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, आपको कोई चीज देखो सॉलिड देके रखी है, प्योर सॉलिड में है, ये सॉलिड में है, तो इसकी जो पूरी की पूरी मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं हम, उसका एक्टिव मास जो लेते हैं वो 1 लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। ये क्या जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे पजल हो जाते हैं कि ये यहाँ पे 1 क्यों लिया हमने, मतलब देखो मैं यहाँ पे बताऊं, एक और रिएक्शन है, देखो CaCO3, ठीक है, दिस इज आल्सो ए सॉलिड, ओके, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, देखो जब हम हीट करेंगे इसको तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्यूक्लाइड, ठीक है, ये सॉलिड में आ जाता है, और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, CO2, क्या आ जाता है, CO2 जो है ये बन जाएगा, ओके। तो जो CO2 है ये किसमें है, गैसियस स्टेट में। अब इसके लिए जो Kc की वैल्यू है, ये Kc है, ठीक है। अब देखो C रेज़ पावर c, D रेज़ पावर d, और यहां से हमारे पास CaCO3, ये बैलेंस्ड है, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो CaO मोलर कंसंट्रेशन, ये ऐसे करके लिखना आपने, CaO ये सॉलिड में है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन आ गई, और मोलर इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैसियस स्टेट है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी आ गई, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ये सॉलिड में आ गया, ओके। तो अब देखो कौन कौन सी टर्म्स सॉलिड में है, एक ये सॉलिड में है, ये वाली टर्म्स भी किसमें है, सॉलिड में है। मैंने क्या बोला, देखो सॉलिड में कोई भी टर्म्स होगी प्योर सॉलिड में, तो उसका जो एक्टिव मास होता है वो क्या होता है, यूनिटी में लेते हैं हम, वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो ये देखो CaO, ये मोलर कंसंट्रेशन इसकी, ये CaO ये सॉलिड में है, इज इक्वल टू 1, और CaCO3 this is also in solid and its molar concentration also is equal to 1. Then there is a value of Kc is equal to किसके इक्वल आ जाएगी, ये 1 और ओनली किसके इक्वल आ जाएगी, Kc की वैल्यू CO2 गैसियस स्टेट में इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होगी, ओके, ये आपने याद करना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन में आ जाता है, और ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। यहां से मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए, इस टाइप में आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है। ये मोलर कंसंट्रेशन भी देके रखी होती है कभी-कभी न्यूमेरिकल्स में,
तो आप इसको कर सकते हैं। ओके अब देखो हम एक रिलेशन करेंगे, केसी है, केसी ये तो इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है। व्हाट इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शंस में यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में भी होता है, पार्शियल प्रेशर की टर्म में भी होती है। तो केसी को हम देखो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केपी। देखो केपी, केपी क्या आ जाता है हमारे पास, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन नहीं, किस टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर। ओके पार्शियल प्रेशर। कभी कभी आपको ये पता नहीं होता है कि केपी और केसी जो है वो क्या चीज है। ठीक है, केसी देखो, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, और जो केपी है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हमने यदि केपी लिखना था देखो किसी रिएक्शंस के लिए, तो केपी की वैल्यू वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मतलब एग्जाम में आपको जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें आएगा ही आएगा। और इससे रिलेटेड देखो कभी कभी कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं केपी और केसी से रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के होंगे ये आपने देखना है। देखो तो इसको हम आपने ये लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इसको ही करेंगे हम आज, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं केपी और केसी का रिलेशन। ओके, थैंक यू।